जो विचारधारा थी, उनका जो देश प्रेम था, वो किस प्रकार से देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना चाहते थे, उस सारी बातों को हम जो आने वाली पीढ़ी है उस तक लेकर जाएं, उस तक पहुंचाएं, डॉक्टर कलाम साहब को उनके दिलों तक जिंदा रखें। इसके लिए हमने पिछले साल से डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड शुरू किया है। इस अवार्ड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, इसका जो लाभ लेकर जो हमारे युवा साथी नौकरी के बजाय अपना खुद का उद्योग शुरू करते हैं, नवाचार शुरू करते हैं, उसमें अपने 10 साथियों को रोजगार पर लगाते हैं, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देश भर के युवाओं को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाया था, वहाँ सम्मानित किया था। इस बार भी 12 अगस्त को जो राष्ट्रीय युवा दिन है, उस पर हम अपने साथियों को आमंत्रित किए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट में जो मोर्चे का हमारा डिटेल है, वहाँ पर एक फॉर्म भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम उस फॉर्म को एक QR कोड बनाया है, उस QR कोड हम दे रहे हैं। उसमें लोग अपना फॉर्म भरें, अपना डिटेल भरें, उनका जो स्टार्टअप उसके बारे में भरें, उनको चिन्हित करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत अभियान में युवाओं से आह्वान किया है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी का प्रतीक्षा ना करें, अपना भी नवाचार शुरू करें। और हमने देखा है कि उसका हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभाली थी, तब 31,000 सिर्फ स्टार्टअप था। देश में कोई स्टार्टअप को जानता ही नहीं था। देश में जब किसी को घर में बच्चा बड़ा होता था एजुकेशन लेने के बाद, तो उसको लगता था कि सिर्फ सरकारी नौकरी करना है। आज प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से, भारत सरकार के प्रयास से 4,85,000 युवा बड़ा स्टार्टअप कर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे स्टार्टअप जो प्रधानमंत्री के योजना का लाभ लेकर, मुद्रा योजना का लाभ लेकर जो उन्होंने काम शुरू किया है, ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो ये जो हमारा कोशिश है स्टार्टअप अवार्ड का, ये स्टार्टअप की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो प्रयास है, ये लोगों तक पहुंचे, इसमें चर्चा हो, युवा इससे जुड़े। और जिस प्रकार से कलाम साहब ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और देश को कलाम साहब ने एक सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, आखिरी सांस तक काम करते रहे। हमने देखा है 27 जुलाई 2015 को जब कलाम साहब का अंतिम सांस चला, जब वो अंतिम सांस लिए, तो इम्फाल में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऐसे कलाम साहब जिनको कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग उन्होंने कभी श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हमने देखा, अफसोस की बात है कि अभी 27 जुलाई को पूरा देश कलाम साहब को नमन कर रहा था और आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सादा पोस्ट तक नहीं डाला। तो जो जिस प्रकार से ऐसे नेशनल हीरोज को खत्म करने का साजिश किया जा रहा है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के थे, वो देश के थे। कलाम साहब ने समाज से ऊपर, धर्म से ऊपर काम किया। तो ऐसे लोगों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज इस प्रयास के लिए हम लोग राजस्थान में आए हैं। राजस्थान तो स्टार्टअप की धरती है। यहाँ से भी जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को हम सलाम करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। 12 तारीख को हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आदरणीय नड्डा जी भी रहने वाले हैं। तो ऐसे युवाओं को देश भर से हम मिलाएं, देश भर से उनका स्टार्टअप जाए, उनका जो कोशिश है, उनकी जो सोच है, उनके जो आइडियाज हैं, उसको पूरा देश देखे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं। तो देखिए साहब, एक एटीएस के पूर्व अधिकारी ने कल जिक्र किया कि कांग्रेस ने किस तरीके से मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, तमाम नेताओं को फंसाने के लिए और हिंदू आतंकवाद का ठप्पा लगाने के लिए, उसमें इन्वॉल्व करने के लिए किस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत की थी, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश देख रहा है और देश इनको माफ नहीं करेगा कि किस प्रकार से एक सम्मानित व्यक्ति को और एक ऐसी संस्था जो अच्छा इंसान बनाने के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगर हम इंसान हो गए तो हम अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं, हम अच्छे हिंदू भी हो सकते हैं, अच्छे भारतीय भी हो सकते हैं। तो अच्छा इंसान बनाने के लिए जिस प्रकार से RSS और उसके लोग काम कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का काम किया, जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद बताने का काम किया और जिस प्रकार से एक अलग डायरेक्शन में देश को बदनाम करने का काम किया, उसका खुलासा जो हुआ है, ये देश देख रहा है। उसकी सजा कांग्रेस को और जरूर मिलेगी। सिद्दीकी जी, विभाजन विभीषिका के नाम से 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, कार्यक्रम किया जाएगा उस दिन। 14 अगस्त का जो दिन है वो दोनों ही समुदायों के लिए कोई खास खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि अगर उधर से लोग आए थे तो इधर से भी लोग गए थे और अच्छा नहीं है।
जी। उसको बार बार याद दिला के क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? ये इसको हम इसलिए याद दिला रहे हैं और हम इसको इसलिए याद कर रहे हैं कि जो भूखे भेड़िए सत्ता के आज भी देश को बांटना चाहते हैं, आज भी कौम में झगड़ा लगाकर, कौम में लड़ाई लगाकर, दूरियां पैदा करके इसको फिर से टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे लोग कामयाब ना हो। हम देखें कि देश को बांटने वालों ने किस प्रकार से हमारे लोगों की हत्याएं की हुई, उसके जिम्मेदार हैं, और किस प्रकार से देश को बांटने के साथ जो त्रासदी हुई उसके जिम्मेदार बने। तो इससे हम सबक लें और इससे हम सबक लेकर सचेत रहे उन लोगों से जो लोग फिर से देश को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नहीं, किसकी भाजपा तरफ के जा रहा है? राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है लगातार मुसलमान कौम के लिए बयान देते हैं, और क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के, तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में अपने को कहाँ पाता है, उसका स्थान कहाँ पर है? कि क्योंकि ऐसे बयान आने से क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो लगातार उसकी मन में घृणा पैदा हो जाती है मुसलमान के प्रति, या बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें मुसलमान अपने आप को कहाँ स्थापित करता है उसके अंदर? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और आज से नहीं। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी तो उसको बनाने वाले कौन थे? स्वर्गीय अटल जी थे, जो उसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और हाजी सिकंदर बख्श जो दिल्ली से सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास तभी से रखा हुआ है। इसमें कोई अगर बांटने की कोशिश करता है तो मुसलमानों को इसको फेल करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज को न्याय दे सकती है। आज आप देखें, 11 साल से हमारी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, लेकिन इतने करीब से लोग देख रहे हैं कहीं तो फंसा दे, लेकिन कभी ये इल्जाम नहीं लगा पाए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसी अल्पसंख्यक को, किसी मुस्लिम को नाम के आधार पर, धर्म के आधार पर पीछे रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ दिया है, सबको आगे लाने का काम किया है, लेकिन कुछ देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो देश को कमजोर करने के लिए, लड़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से मुसलमानों को दूर रखने के लिए ऐसे साजिशें रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ऐसी साजिशों को फेल करेगा। तो बिहार में टिकट देगी मुसलमानों उम्मीदवार को? जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मुसलमानों को टिकट देने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं समाज से अपील करता हूं कि अच्छी संख्या में जिताऊ उम्मीदवार, टिकाऊ उम्मीदवार उसको आगे लेकर आए। और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, जो टिकट है वो हाईकमान नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जनता है, जनता जनार्दन है, सर्वे होता है, जिसके नाम से जनादेश आता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कमल का फूल देने का काम करते हैं। मैं अपील करूंगा हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक साथियों से कि आप जनता के बीच में जाएं, सर्वे में आपका नाम आए, आपको जरूर टिकट मिलेगा। कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, ये बार बार सुनने को मिलता है बड़े नेताओं के मुंह से। कल जयपुर शहर की एक कार्यकारिणी की घोषणा की गई, उस लिस्ट को हालांकि 30 मिनट बाद में वापस विड्रॉ कर लिया गया, पर उस लिस्ट के सामने उन बड़े लोगों के नाम थे जिन्होंने उस आदमी के लिए सिफारिश की थी। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, ये सिर्फ कहने मात्र के लिए है या कार्यकर्ता को स्थान मिलता है तो वहां तो सिफारिश चलती है? नहीं, देखिए अब उसमें एक भी मुस्लिम था, अब ये सवाल इसलिए आपसे इसलिए क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं हुआ। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष था हमारे लिए, तो दिल्ली से माइनॉरिटी का कौन थी? माइनॉरिटी का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो फिर आप किस? तो सर ये अलग-अलग सवाल हो गए, हम चाहेंगे आप तीनों का जवाब दें। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसका उदाहरण राजस्थान ने दिया है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। और जब अंतिम पंक्ति से उठे तो किसी ने सोचा नहीं था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि इससे बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता। इसीलिए सिद्दीकी जी, कार्यकर्ताओं में राजस्थान में कल के बाद जयपुर में रोष है, क्योंकि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कार्यकर्ता के अंदर उम्मीद जागी थी कि हमारा भी नंबर कार्यकारिणी में आएगा। कार्यकर्ता है कि का ही नंबर आएगा। आपसे किस सिफारिश की बात कर रहे हैं? हम ये नहीं मानते, सिफारिश करना लोगों का अधिकार होता है, लेकिन जो न्याय प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ताओं की है, और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए है, और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। सिद्दीकी साहब, एक सवाल था, क्योंकि राजस्थान में अब जो नई टीम बन गई है, अब क्या उम्मीद करें हम कि जो प्रदेश के पदाधिकारी की टीम बनेगी उसमें अल्पसंख्यक के
तौर पर किसी मुस्लिम चेहरे को प्रदेश में पदाधिकारी बनाया जाएगा, ना केवल मोर्चा, क्योंकि मोर्चे तक सीमित रहते हैं तो समझ आता मामला, उसके ऊपर आप संगठन की मेन कार्यकारिणी में क्या कुछ चेहरे नजर आएंगे? देखिए हमारे यहाँ जो पदाधिकारी का मापदंड है वो जाति, धर्म और उसकी भाषा नहीं है, उसकी योग्यता है, उसकी आवश्यकता है। कुछ लोग योग्य होते हैं लेकिन उस जगह उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी कहाँ आवश्यकता है इसके आधार पर पदाधिकारी बनते हैं, और उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आज जो अभी टीम है आदरणीय नड्डा जी की, उसमें 5 प्रवक्ता हैं जो मुस्लिम हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं जो मुस्लिम हैं, आप तारिक मंसूर साहब हैं, अब्दुल्ला कुटी साहब हैं। तो ये और कौन कहाँ काम कर रहा है उसका कोई मतलब आधार ही नहीं है। जितना अधिकार आदरणीय जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी में है, उतना ही जमात सिद्दीकी को है, उतने हमीद मेवाती को है। कौन किस जगह काम कर रहा है उसकी व्यवस्था है। यहाँ के लोग अच्छे काम कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, एक तुष्टिकरण की नई परिभाषा आई है कि मुस्लिमों के लिए तुष्टिकरण शब्द नहीं है, जबकि आमतौर पर अमूमन ये होता है कि मुस्लिमों के लिए तुष्टिकरण बोला जाता था। आज हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया परिभाषित किया है और मैं उसको अपने साथ रख लिया हूँ, मैं लेके जाऊंगा, देश में बताऊंगा कि तुष्टिकरण वो शब्द है कि जो आप किसी को मूर्ख बना दें और अपना काम निकाल लें। तो लोग तो इसको किसी के ऊपर भी लागू करते हैं। अब ज्यादातर कांग्रेस की ये कल्चर में है कि कांग्रेस मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेती है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सच के साथ जाती है और सत्य के साथ जाने में कठिनाई होती है, समय लगता है, सच को पहचानने में समय लगता है, इसलिए हमें कठिनाई होती है। हमने उस कठिनाई को बर्दाश्त किया और लगातार विपक्ष में रहते हुए कभी समझौता नहीं किए, इसलिए हमने हमारे ऊपर वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने कभी सत्ता में आने के लिए लोगों को जो है झूठ नहीं बोला, उनको चॉकलेट नहीं दिए। इसलिए तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर है क्योंकि वो देते हैं, वो हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं। सिद्दीकी साहब, जैन समाज, सिख समाज से बढ़ जाएगा, मुस्लिम समाज का मौका अभी नहीं मिल पाता। आप अगर मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे तो इसकी बात रखेंगे कि आपके जो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उस जगह बैठाया जाए जो जगह पे जरूरत है। जैसे आरक्षण के आयोग में हमारे यहाँ जो है दिया करेंगे। देखिए अभी जो कांग्रेस ने, हमारे यहाँ मतलब कल्चर है कि गैर कानूनी काम नहीं करते हम लोग। जो कांग्रेस ने आयोग बनाए थे, जो कांग्रेस ने कमेटियां बनाई थी, उसका समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जैसे जैसे समय पूरा होगा उसमें डालेंगे उनको। हम किसी को बर्खास्त करके किसी के साथ अन्याय करके वो कांग्रेस का कल्चर है। उसमें पिछले बारों की बात की जाए तो बीजेपी की कभी सिख को बैठा दिया, अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक व्यक्ति ही बैठे। देखिए ये मैं आपको बताऊं, आप सब सम्मानित साथी पत्रकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए और सभी को बार बार मौका मिलना। सवाल यही है कि उनको तो मौका मिल रहा है, मुसलमान को क्यों नहीं पार्टी में मौका कब मिलेगा? नहीं, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी में देखिए अभी हमेशा मौका मिला है, आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। अभी देखिए बार बार मुसलमान मोर्चे का अध्यक्ष बन रहा है, फिर तो आप ये नहीं कह रहे कि भाई मोर्चे का अध्यक्ष बनना नहीं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास बहुत योग्य लोग हैं, लेकिन ये जो है कि कौन कहाँ ज्यादा अच्छा काम कर सकता, फिर भी इसके लिए अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो जरूर हम बात करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि सपा अलग क्लेम करती है कि मुसलमान हमारे हैं, कांग्रेस अलग क्लेम करती है कि मुसलमान हमारे हैं, ओवैसी अलग क्लेम करते हैं कि मुसलमान हमारे हैं। मुसलमान आखिर हैं किसके? वोट अगर में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें तो मुसलमान अपने आप को कहाँ देता है? देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन से पहचाना जा रहा है। हमारी पहचान 140 करोड़ भारतीय है, हम सभी भारत माता के संतान हैं। रहा अखिलेश का सवाल कि मुसलमानों के लिए कितने प्रेमी हैं, कितना मुसलमान उनका है, तो अभी पूरा देश ने देख लिया कि अखिलेश के दिमाग में मुसलमान का कायदा कानून, मुसलमान की मस्जिदें किस प्रकार से जूते की नोक पर है। हमने देखा होगा कि अभी जब संसद शुरू हुआ तो 22 तारीख को अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके कई कार्यकर्ता, उनके भाई धर्मेंद्र, ये सारे मस्जिद में जाकर पार्टी की, चाय नाश्ता की, जबकि मस्जिद में अल्लाह के इबादत के अलावा कुछ नहीं होता है। और मस्जिद के मेंबर के पास, जिसको
हम गर्भगृह के भी कह सकते हैं आपके समझने की भाषा में, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पर बहन डिम्पल यादव जी गई। उनका जो पहनावा था वो मस्जिद में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया सकता है। बाहर सम्मानित पहनावा है, किसी पहनावे मुझे आक्षेप नहीं है। उनके कुछ अंग दिख भी रहे थे, जिस पर अभी आपने देखा होगा एक मौलाना ने टिप्पणी किया, उस पर कितने बवाल चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में बंधक बना के कर रखा है, मुसलमान अब बंधक नहीं रहेगा। और आज तो एक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप जो है रोकड़ेदार बनो, उधारीदार मत बनो, क्योंकि जो उधारीदार होता है, जो किसी का प्रमाण ग्राहक बन जाता है, उसके साथ अन्याय होता ही है। उसको अच्छा सामान भी नहीं मिलता, उसको महंगा सामान मिलता है। तो हम प्रदेश भर में, देश भर में जो हमारे अध्यक्ष राठौड़ साहब हैं, उन्होंने जो रोकड़ेदार बनो का दिया है, तो हम यही कहने वाले मुसलमानों के कि आप किसी के बंधक मत बनो, आप रोकड़ेदार बनो। जो अच्छा काम करेगा, हम मुद्दों के आधार पर हम उसके साथ रहेंगे। तो मुसलमान जो है अब जरूर जो है इस बात को सोच रहा है, और इसमें हमने देखा है कि देश भर में एक अलग दिशा में मुसलमान अब जा रहा है। जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जो भारत की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो देश को बांटने की कोशिश करेगा, जो हिंदू मुस्लिम से हमारी पहचान बनाएगा, जो हमें कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे।